नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान एनडीए ने अपनी ताकत भी दिखाई। नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी शामिल रहे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। और राष्ट्रपति पद पर नामांकन से पहले एनडीए की ओर से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही राष्ट्रपति पद पर नामांकन से पहले उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार वो माल्यार्पण कर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। देश के सर्वोच्च पद के लिए आज आदिवासी महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है। और राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम किसे अपना समर्थन देगी, इस पर फैसला 25 जून को होने वाली बैठक में होगा। हालांकि जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अगर पुनर्विचार के लिए बैठक बुलाई गई है तो फैसला भी अच्छा ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक करके इस पर फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस कारण बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो झारखंड हित में, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रपति के दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन सवाल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई का है। ये लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के बीच की नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाए रखने पर कांग्रेस का ज्यादा जोर है। मुर्मू जी हमारे मुहिम राज्यपाल रही हैं। जसवंत सिन्हा जी का एक बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है बतौर विदेश मंत्री, बतौर वित्त मंत्री। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई होती है, कौन किसको उम्मीदवार बना रहा है उस पर सारी बातें तय होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को मैदान में उतारा है तो निश्चित रूप से विपक्ष के भी साझा उम्मीदवार के रूप में जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने उतारा है। और ये कोई लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की नहीं है। बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है। हमें लगता है कि ये आकलन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। और देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी अमित सिंह की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में बिहार पुलिस के एक एएसआई और एक सिपाही के शामिल होने की बात सामने आई। मामले में बिहार के एएसआई राम अवतार राम और सिपाही ताबिश खां को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि चंचल कोठारी अपहरण कांड में पेशी के लिए कैदी अमित सिंह को देवघर कोर्ट लाया गया था, जहां वकील के चैम्बर में अमित सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसपी ने 2 जांच टीम का गठन किया था, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों पर साजिश में होने के पुख्ता सबूत मिले थे। देवघर पुलिस की जांच रिपोर्ट पटना एसएसपी को भी भेज दी गई है। पूरे मामले की आगे जांच जारी है। तो पटना एसएसपी को रिपोर्ट भेज दी गई है और इस पूरे मामले में आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर साजिश में होने के पुख्ता सबूत मिले थे। और ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार परिसर में ही गोलियां चली थी और दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मसले को लेकर अब आगे की जांच की प्रक्रिया चलाई जा रही है। कोर्ट कैंपस में ही कैदी की हत्या हो गई थी। पटना एसएसपी को इस पूरे मसले की रिपोर्ट भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की बात भी कही गई है। बता दें कि वकील के चैम्बर में ही अमित सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस मामले की जांच के लिए एसपी ने 2 जांच टीम का गठन किया था और अब आगे की पूरी प्रक्रिया जारी है।
वहीं गढ़वा के सुखबाना गांव में 22 जून की रात ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद मृतक विमल के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं आरोपी कृष्णा पासवान के पिता की ओर से भी गढ़वा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है, जिसमें बेटी की पत्थर से कूचकर भिड़ पर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन के लिए ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और मृतक विमल सिंह अपनी जमीन खोना नहीं चाहता था, जबकि अपराधी जबरन जमीन लेना चाहते थे और इसी को लेकर यह पूरा खूनी खेल खेला गया। तो मालूम चला सुबह में कि कृष्णा पासवान की घटना हुई है। हम लोग हॉस्पिटल आए तो देख रहे कि यहाँ पर और क्या जानकारी हुई, कहाँ गए थे, कैसे हुआ ये सर आपकी भिखू पासवान जो है वो शाम को आया था और क्या बात विचार क्या नहीं बता सकते हैं। अब हम मार्केट चले गए, मार्केट से आए 7 बजे 8 बजे। मतलब ये घटना आप लोग को सुबह पता चला? सुखबाना हत्याकांड में मृतक विमल सिंह के परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध और 2 अपराधकर्मी जिन्होंने हत्या कारित किया था उनके परिजनों के बयान के आधार में अज्ञात के विरुद्ध, अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जांच किया जा रहा है। सर घटना से कुछ बरामद भी हुआ क्या? घटनास्थल पर पिस्टल और अपराधियों के पास से, मृतक अपराधियों के पास से जीवित कारतूस आदि बरामद। और गिरिडीह में बिरनी प्रखंड के भलुआ गांव में बीती रात शहजाद अंसारी के घर में डकैती की घटना घटी। डकैती के दौरान दहशत फैलाने के लिए घर के आंगन में विस्फोट भी किया गया, जिससे घर के मालिक के साथ ही पड़ोसी भी भयभीत हो गए। रात करीब 2 बजे घर में दाखिल हुए नकाबपोश अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन देकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और करीब 20 मिनट तक लूटपाट के दौरान लोगों को अपराधियों ने बंधक बना लिया था और करीब 1.5 लाख के जेवरात के साथ घर के सारे सामान लूट ले गए। तब पूरा हड़बड़ाने की आवाज सुने तो उठे तो देखे इन लोग को, हम लोग को पकड़ लिया और मुंह बंद कर दिया। अब पकड़ने के बाद हम लोग को मारने के लिए धमकी दे रहा कि जान से मार देंगे, जल्दी जेवर निकालो। तो हम लोग डर से जेवर सब दे दिए। तब उन लोग बाहर निकल गया जेवर लेके और एक ठो बम उड़ा के आंगन में छोड़ दिया और भाग गया। और हम लोग को जो पकड़ा था 2 ठो वो फिर एक उड़ा के उसके बाद भागा वो। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्ता ने वक्त मांगा है और ज्यादा समय की मांग की गई है। काउंटर एफिडेविट के लिए यह समय मांगा है। प्रार्थी के सवालों का जवाब देने के लिए इन वक्त की मांग की गई है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। बता दें कि इससे पहले भी इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई थी, लेकिन जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाया था और इसी मसले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से इस सुनवाई को अगली तारीख 8 जुलाई की मुकर्रर कर दी गई है। क्या जवाब जो मांगा गया था उससे संतुष्टि नहीं मिल पाई? देखिए, अभी जो आपको अभी राज्य सरकार की ओर से जो विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी थी, अभी कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट का अपना एक पूरा विस्तार है। 10 जून को क्या क्या हुआ राजधानी की सड़कों पर, तमाम चीजों को लेकर एक एक जानकारी के साथ जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। और प्रार्थी ने जितने सवाल उठाए हैं कि आखिर राजधानी की सड़कों पर इतने सारे लोग कैसे आए, क्या इसके पीछे कोई फंडिंग की गई है, तो साथ ही जनहित याचिका में इस बात की मांग उठाई गई है कि पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने के साथ साथ ईडी और आईटी से भी कराई जाए। साथ ही अगर कोई इंटेलिजेंस जो आपको इसके पीछे कोई रिपोर्ट थी, राज्य सरकार की अपनी तैयारी क्या थी, तमाम चीजों की एक तफसील से रिपोर्ट मांगी गई है। और समझिए कि रिपोर्ट को भी इतनी जल्दबाजी में सौंपना शायद राज्य सरकार के लिए भी संभव नहीं होगा। लिहाजा जैसे ही आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया कि इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी है। जितने सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की ओर से, तमाम सवालों का जवाब भी देना है। चलिए, इसके लिए कोर्ट ने 8 से जो अगली सुनवाई है 8 जुलाई की जो तारीख है उसको मुकर्रर की है। और तब तक एक जो कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से पूरे विस्तृत
रिपोर्ट बनाकर अगली सुनवाई में देने की कोशिश होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले के लिए अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है और उस दिन एक बार फिर से राज्य सरकार के महाधिवक्ता को पूरी प्रक्रिया के तहत जाकर रिपोर्ट सौंपनी होगी और एक एक सवाल का जवाब भी देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित देवघर दौरे से पहले देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट का सेकंड ट्रायल हुआ। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई और इस दौरान 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया चली। इस विषय में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर अब जल्द ही हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रही है। लगातार देवघर एयरपोर्ट का कार्य शुरू है, जिसमें कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एटीसी बिल्डिंग बनकर तैयार है, रनवे बनकर तैयार है और बीते दिन 7 जून को जो है सफल इंडिगो का टेक ऑफ और लैंडिंग सफलतापूर्वक भी कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि देवघर एयरपोर्ट का संभावित जो है 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं बीते दिन दूसरी बार इंडिगो का फ़्लाइट का ट्रायल कराया गया, जिसमें कि 2 बार टेक ऑफ और 2 बार लैंडिंग कराई गई। ये सभी चीज़ें शाम के वक्त हुई, जब रनवे का लाइटिंग जला दिया गया था, एटीसी का लाइटिंग जला दिया गया था। वहीं पर एटीसी बिल्डिंग में जो है डीजीसीए के मेंबर वहीं पर एटीसी बिल्डिंग में मौजूद थे, जो कि एटीसी बिल्डिंग से ही सारी चीज़ों का जायज़ा और निरीक्षण कर रहे थे, ताकि जो भी अगर कोई परेशानियाँ आती हैं उसे तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन आपको बताते चले कि ये दूसरी बार जो इंडिगो का 180 यात्रियों वाला विमान सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग और टेक ऑफ करा दिया गया है। और जो कयास लगाया जा रहा है संभावित जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर ये सारी तैयारियां चल रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और जगन्नाथपुर रथ मेला आयोजित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने मेले की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि रांची का जगन्नाथ मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, वहीं लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, जिसे देखते हुए मेला लगाने की अनुमति अब मिल गई है। सरकार के द्वारा रथ मेला आयोजन को लेकर निर्णय ले लिया गया है, इसलिए इस मामले को निष्पादित कर दिया जाए। मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को निष्पादित कर दिया। और देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन पूरे 2 साल बाद हो रहा है और ऐसे में अनुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ेगी। वहीं इस बार शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था का भी क्रेज बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस सिस्टम में अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए नए इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बार स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल मंदिर के प्रशासनिक भवन में 8 एंट्री प्वाइंट बनाए जा रहे, जिसमें स्मार्ट कार्ड पर बार कोड डाला जाएगा और इसे पंच कर श्रद्धालु शीघ्र दर्शनम का लाभ उठाते हुए कुछ ही मिनटों में गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। इसके जरिए 3 सेकंड में 8 श्रद्धालुओं की एंट्री हो सकेगी और इस सिस्टम का ट्रायल लगातार जारी है। इसके बाद ही कितने श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी, इस पर फैसला लिया जा सकेगा। में एंट्री बेस सिस्टम रहता है कि कार्ड से एंट्री होता है, वो कार्ड घुसाएं और ऐसे ऐसे 8 गेट बनाए जा रहे हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से जिसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, उस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। शीघ्र दर्शनम निकास के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं, जिसका ट्रायल सोमवार को किया जाएगा और उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि श्रावणी मेला में इसका उपयोग कर सकेंगे या नहीं। और जमशेदपुर की बेटी अर्शी भारती आज अभिनय के क्षेत्र में धमाल मचा रही है। सबसे चर्चित टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सहित कई सीरियल में वो अहम भूमिका अदा कर रही। मॉडलिंग में आगे जाने की चाहत में 2017 में वो जमशेदपुर से मुंबई गई थी, जहां अपनी प्रतिभा के बल पर उसे खास पहचान मिली। बहुत जल्द ही उसकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है और पूरे 5 साल बाद जमशेदपुर लौटी अर्शी अब टीवी के बाद फिल्मी जगत में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। जमशेदपुर 5 सालों बाद आई हूँ। मैं बस चाहती थी कि थोड़ा ही नाम हो जाए, उसके बाद भले मैं आऊँ, ऐसे नहीं आना चाहती। तो ये मेरा खुद से एक वादा था, जब आऊँगी तो कुछ थोड़ा
थोड़ा ही नाम बट वैसा करके आओ। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे मुझे भी तो बहुत आगे जाना है, ये तो बस एक ही स्टेप मैंने चढ़ा है, अभी तो बहुत बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ। और आइए